हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमबी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज है डे 5 में आपको आज सिखाने वाला हूँ डाटा वैलिडेशन के बारे में कि डाटा वैलिडेशन क्यों लगाया जाता है, डाटा वैलिडेशन का प्रयोग क्यों होता है, इन सब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डाटा वैलिडेशन क्यों यूज किया जाता है। जब भी आप डाटा एंट्री का प्रयोग करने वाले होते हैं या फिर डाटा एंट्री का जब आप काम कर रहे होते हो तो उसमें कई बार क्या होता है, गलत एंट्री हो जाता है। जैसे डिपार्टमेंट के अंदर कोई और डिपार्टमेंट चला जाता है, सैलरी के अंदर कुछ लिखा नहीं जाता, या फिर सैलरी में जो आपसे कहा जाता है वो सैलरी ना लिखकर कुछ और लिख दिया जाता है। ज्वाइनिंग डेट में जैसे ज्वाइनिंग डेट में कई बार ऐसा होता है कि आप ज़्यादा ज्वाइनिंग डेट का दिखा देते हैं, ठीक ना। मोबाइल नंबर कई बार ऐसा होता है कि आप 10 डिजिट का दिखाने वाले होते हैं, आपको उसमें 9 डिजिट का मिल जाता है मोबाइल नंबर। तो आप इन सब जब प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं तब आप उस समय आप डाटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय आईडी में आपको दिक्कत आने लगती है, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी आपको लिखना था कुछ और, लिख देते हैं कुछ और, तो उस समय आपका डाटा एंट्री जो होता है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता और कहीं ना कहीं कुछ एरर रह जाता है। तो आपको आज मैं आप यही सिखाने वाला हूँ कि डाटा वैलिडेशन की मदद से आप कैसे डाटा एंट्री में ध्यान में रखिए कि एरर फ्री आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 25+ यहाँ पर डाटा वैलिडेशन का यूज बताऊंगा कि और उसमें टिप्स और ट्रिक्स देने वालों कि कैसे आप एक्सेल के अंदर डाटा वैलिडेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाटा वैलिडेशन के ऊपर 3 वीडियो बनाऊंगा। पहला वीडियो का नाम है यहाँ पर पार्ट 1 में बेसिक एंड लिस्ट वैलिडेशन आपको पढ़ने को मिलेगा। दूसरे वीडियोज में आपको फार्मूला बेस्ड वैलिडेशन मिलेगा। फिर तीसरे वीडियोज में आपको इनपुट मैसेज एरर अलर्ट एंड एडवांस ट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहला वीडियो आपका है ये बेसिक एंड लिस्ट वैलिडेशन। तो यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में सिखाने वाला हूँ। तो इसमें हम लोग जो भी कॉमन हम लोग यूज करते हैं वैलिडेशन उसके बारे में जानते हैं। तो पहला यहाँ पर होल नंबर रिस्ट्रिक्शन। अब ये क्या होता है, देखिए ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू के लिए ही अलाउ होता है। ध्यान में रखिएगा कैसे यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये सैलरी है, मैंने इस सैलरी के अंदर बोला कि 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में आपको सैलरी देना है और उसके ऊपर किसी को सैलरी नहीं देना है, ना तो उसके नीचे से सैलरी किसी को देना है। जैसे तो इस कॉलम को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। कॉलम को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आएंगे डाटा के अंदर। डाटा के अंदर आने के बाद यहाँ पर देखिए डाटा वैलिडेशन लिख रहा है, यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में जाइए। डाटा वैलिडेशन के अंदर आपको सेटिंग के अंदर यहाँ पर देखिए वैलिडेशन क्राइटेरिया मिल रहा होगा, यहाँ पर अलाउ मिल रहा होगा और यहाँ पर आपको होल नंबर मिल रहा होगा। होल नंबर में क्या करना है, आपको इंटीजर वैल्यू को ही डालना है, डेसिमल वैल्यू को नहीं डालना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 15,000 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या किया, 20,000 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं इसके अंदर 15,000 डालूंगा तो यहाँ पर मेरा एंट्री ले लेगा। 20,000 डालूंगा तो भी एंट्री यहाँ पर लेगा। मैं 17,000 डालूंगा क्योंकि 15 से 20,000 के बीच में है तो देखिए यहाँ पर ले रहा है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, 21,000 लिखा तो देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, एक्सेल ने खुद बता दिया कि जो भी आपने डाटा वैलिडेशन लगाया है इस सेल के अंदर, है ना, वो उसके अलावा नहीं लेगा। दूसरा यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान में रखिए डेसिमल रिस्ट्रिक्शन है। तो ये कैसे लगाना है, ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर गया डेसिमल के लिए, डेसिमल यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ और डेसिमल आपको क्या करना है, पूरे कॉलम का ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। और कॉलम को जैसे सेलेक्ट करेंगे, कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आइएगा डाटा वैलिडेशन के अंदर। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर होल नंबर के जस्ट नीचे आपको डेसिमल मिल जाएगा। ठीक वैसे ही है जैसे आपने इंटीजर वैल्यू को सीखा, इंटीजर में खाली इंटीजर वैल्यू को डाल रहे थे होल नंबर में। अब यहाँ पर क्या करना है, डेसिमल के अंदर आपको क्या करना है, डेसिमल नंबर डाल देना है। जहां पर भी डेसिमल वैल्यूज आएगी वहां पर डेसिमल का प्रयोग कर लीजिएगा डाटा वैलिडेशन, ठीक ना। आप यहाँ पर क्या करें, मिनिमम जैसे मैंने बोल दिया कि 5.0 से लेकर मुझे यहाँ पर क्या करना है 10.0 में लिख देना, ठीक ना। कि यहाँ पर क्या करना है, आपको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो देखिए ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पर 6 पॉइंट किसी बच्चे का है, यहाँ पर डेसिमल में जैसे नंबर है तो यहाँ पर 6.5 ले रहा हूँ तो वो लेगा। जैसे मैं यहाँ पर 9.5 लिखूंगा तो वो भी लेगा। 10 पॉइंट यहाँ पर 0 लिखूंगा तो भी लेगा। लेकिन जैसे मैं 11 लिखता हूँ तो नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेल ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है और आपको बता दिया कि इसके अंदर जो भी आपने मिनिमम और मैक्सिमम में नंबर दिया था डेसिमल में वही लेगा, उसके अलावा वो नंबर नहीं ले सकता है, ठीक है ना। तो आप इस में तीसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है, यहाँ पर है डेट रिस्ट्रिक्शन। अब ये डेट रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ये वैलिड डेट के ऊपर ही आपका दिखाई देगा। कि जैसे आपको किसी ने बोल दिया यहाँ पर
कि कोई भी ज्वाइनिंग डेट है, जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि एम्प्लॉय की जो ज्वाइनिंग डेट है वो इतने से इतने तारीख के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा डाटा वैलिडेशन की मदद से। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि एम्प्लॉय जो भी है एम्प्लॉय वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर वो यहाँ पर टाइम देखिए, यहाँ पर डेट है तो मैंने बोला क्या कि 01 से लेकर यहाँ पर 01/2023 के, और यहाँ पर 01 यहाँ पर 12 मंथ और यहाँ पर 2025 के बीच में जिसने भी ज्वाइनिंग किया है बस उनका ही मुझे यहाँ पर लिस्ट चाहिए, या फिर ज्वाइनिंग डेट वाला उन्हीं का ही चाहिए। उसके अलावा अगर पिछले या फिर 2022 में उन्होंने ज्वाइनिंग किया या फिर 2025 के बाद अगर वो ज्वाइनिंग करते हैं तो उनका यहाँ पर लिस्ट नहीं शो करना चाहिए, ठीक ना, या फिर उनका एंट्री नहीं माना जाएगा, ठीक ना। तो आप मैं यहाँ पर क्या करूंगा 01 यहाँ पर 05 लिखूंगा और यहाँ पर 2023 में लिखूंगा, ठीक ना। तो देखिए वो लेता है, हाँ ले रहा है। अगर मैंने यहाँ पर 05 लिखा, फिर यहाँ पर मैंने 09 लिखा, यहाँ पर 2025 में लिख रहा हूँ, क्या ले रहा है, हाँ ले रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर पिछला डाला, मैंने यहाँ पर डाला कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉय है जो कि वो उसने क्या किया है 2022 में उसने ज्वाइनिंग लिया है, तो क्या उसका लेगा, नहीं लेगा, ठीक ना। तो जिनका भी व्यक्ति का लिस्ट बना रहे हैं, अगर आपसे बोला गया है कि आप उतने ही ज्वाइनिंग डेट वालों को, आप एम्प्लॉय जो भी है उन्हीं को खाली लिस्ट बनाकर दिखाए कि कौन कौन से अभी न्यू ज्वाइनिंग हुई है या फिर कई पुरानी ज्वाइनिंग हुई है, उनका खाली देखकर बताइए। तो आप इसकी डाटा वैलिडेशन खाली यहाँ पर लगाकर आप बता सकते हैं, ठीक है ना। खाली उन्हीं का एक लिस्ट बनेगा। चौथे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन की बात करता हूँ, यहाँ पर होता है टाइम रिस्ट्रिक्शन, केवल स्पेसिफिक समय के लिए। जैसे अगर ऑफिस का 9 AM से लेकर 6 PM तक अलाउ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। जैसे कई बार टाइमिंग ऑफिस की क्या होती है कि सुबह के 9 से 10 बजे तक के बीच में ही आना है, उसके अलावा अगर कभी आप आते हैं तो आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले जाऊंगा यहाँ पर टाइम, यहाँ पर मैं एक कॉलम बना ले रहा हूँ टाइम का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर टाइम का मैंने कॉलम एक बना लिया, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर इसको कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेना है। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आना है डाटा वैलिडेशन के अंदर। यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये टाइम का सेलेक्ट कर लेना है। जैसे टाइम को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा 9 AM, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लिया 9 AM लिख दिया, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको लिख देना है यहाँ पर 10 AM, ठीक ना, यहाँ पर, ठीक ना। तो आपने क्या किया, एक रिस्ट्रिक्शन लगाया कि 9 AM से लेकर 10 AM के बीच में जो भी आएगा उसका अटेंडेंस माना जाएगा, ठीक है। अगर वो 10 बजे के बाद आता है तो उसका अटेंडेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। तो आपने टाइम एक डिसाइड कर लिया। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है जैसे 9:15 पर आता है, ठीक ना, यहाँ पर, ठीक है, और इसको ऐसे लगा देना, एंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, टाइम देखिए उसने ले लिया, अब उसका अटेंडेंस लग जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि 10:15 लगा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ही मैंने 10:15 लगाया तो देखिए ले रहा है, नहीं ले रहा है। तो ये क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि आपने जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाया है उसके अलावा वो लेगा भी नहीं, अगर उसका अटेंडेंस भी नहीं चढ़ेगा। तो आप इस तरीके से आप टाइम का एक लिस्ट बना सकते हैं या फिर डाटा वैलिडेशन की मदद से आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आप जितना भी आपने टाइम बताया उसी टाइम के बीच में आना। अगर उससे ज्यादा अगर आता है कोई भी व्यक्ति तो उसका अटेंडेंस नहीं माना जाएगा। अब मैं यहाँ पर 5वें की बात करता हूँ। यहाँ पर देखिए ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ रिस्ट्रिक्शन। जैसे इसमें जैसे आपको केवल फिक्स लेंथ के लिए होता है, जैसे आप टेक्स्ट का ही वैल्यू चाहिए तो आप किसके यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के अंदर जाइए। यहाँ पर आप क्या करिए, ये है आपका टेक्स्ट लेंथ। अब इस टेक्स्ट लेंथ में जाइएगा, यहाँ पर आपको इक्वल टू कर दीजिएगा। इक्वल टू में करने के बाद यहाँ पर देखिए 10 जैसे लिखेंगे एक फिक्स लेंथ हो गया है कि इसके अंदर क्या होगा कि आप 10 डिजिट तक ही लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा तो यहाँ पर क्या होगा कि वो 10 डिजिट तक तो ले रहा है। अगर क्या किया किसी ने अगर क्या हुआ 9 डिजिट का बोल दिया तो ये नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि आपका यहाँ पर 10 डिजिट ही पूरा लेना चाहिए। तो ये कई बार ऐसा सिचुएशन बन जाता है, देखने में मिलता है कि हमने 10 डिजिट का हमें नंबर चाहिए था और हमने डाटा वैलिडेशन का यूज नहीं किया, तो हम पता ही भी नहीं चलता है कि उसने 10 डिजिट बोले या फिर 9 डिजिट, फटाफट हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। अब जैसे ही नोट डाउन करने के बाद कॉल कभी करते हैं तो हमको मालूम चलता है कि ये तो 9 डिजिट ही है।
तो आप डाटा वैलिडेशन का इसलिए प्रयोग कर सकते हैं मोबाइल नंबर के लिए कि आपको पूरा एग्जैक्ट 10 डिजिट ही मिले। अगर उसने 9 डिजिट बोला तो तुरंत आपके पास एक्सेल ने बता दिया कि जो आपने क्राइटेरिया इसके अंदर पास किया था वो क्या हो रहा है कि इस क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रहा है, कि हमने 10 डिजिट बोला तो उसने 10 डिजिट दिया नहीं। तो यहाँ पर मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर ऐसे नंबर बोला और यहाँ पर 10 डिजिट का ही लिखा, ठीक ना, लेकिन ये निकला 9 डिजिट का तो नहीं लेगा। अगर आपने 5 डिजिट लिखा, 4 डिजिट लिखा तो भी वो नहीं लेगा। आपको क्या चाहिए, यहाँ पर पूरे 10 डिजिट। अब मैं यहाँ पर 10 डिजिट लिख कर दिखा रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 10 डिजिट हो गया। अब ये जैसे ही 10 डिजिट हुआ वो क्या हो गया, ले लिया। तो आप क्या किए, मोबाइल नंबर के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप लिस्ट कैसे बनाना है, अब देखिए ध्यान में रखिएगा, 3 तरीके से यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना आता है। देखिए पहला है ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ पर होता है एक डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है, एक होता है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है। तो कैसे बनाना है, यहाँ पर पहला ये है ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सेल में जाइए, यहाँ पर गया डिपार्टमेंट का मुझे एक लिस्ट बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर गया डाटा वैलिडेशन के अंदर और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा लिस्ट का। लिस्ट के ऊपर आप टिक करिए और जैसे यहाँ पर सोर्स में क्या करें, यहाँ पर डाल लीजिए HR चाहिए, यहाँ पर आपको सेल्स चाहिए, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, IT चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए आपको, मार्केटिंग चाहिए। तो जितने आप लोगों को चाहते हैं कि यहाँ पर दिखाई दे लिस्ट बनकर, तो आप क्या करें, उन लोगों का नाम लिख दीजिएगा, ठीक ना। और ओके जैसे ही करेंगे, यहाँ पर देखिए एक लिस्ट बन गया है, ठीक ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको ड्रैग कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे जहां तक चाहिए तो वो बन गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर देखिए सेल्स मैंने इसमें रख दिया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर IT में या फिर मार्केटिंग मैंने रख दिया। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये लिस्ट बन गया और आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर जहां जहां चाहते हैं आप फिल कर सकते हैं। जैसे 7वां नंबर का ही डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाया जाता है, ताकि आप टेबल रेंजेस को सेलेक्ट करके, ठीक ना। तो कैसे करना है इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं गया यहाँ पर एक्सेल के अंदर और यहाँ पर शीट नंबर 3 में गया और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर नेम चाहिए, जितने भी नेम का चाहिए या फिर मुझे एम्प्लॉय ID का चाहिए, ठीक ना। तो लिस्ट मुझे बनाना है डायनेमिक। तो मैं क्या करूंगा, इसमें यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के अंदर जाऊंगा। डाटा वैलिडेशन के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ लिस्ट में गया और लिस्ट में जाना, यहाँ पर सोर्स पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर शीट नंबर 1 पर गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको बस इस पूरे कॉलम का ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं आपका क्या होता है, यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं इसको ड्रैग कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप जहां तक चाहते हैं वहां तक ड्रैग कर दीजिए या फिर आपको देखिए ध्यान में रखे मैं इसी में दिखा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बोला, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये प्रिया तक लिख कर आ रहा है और ये देखिए प्रिया तक लिख कर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर गया और यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट वाला क्या है, प्रिया। मैं इस रेंज में क्या करूंगा, जैसे अमन, मोहन, सोहन यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, नाम यहाँ पर जैसे लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा क्या होगा, ठीक ना, ऐसे मैंने यहाँ पर देखिए ये लिखा। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर नाम को अपडेट किया तो यहाँ पर देखेंगे कि आप भी देखेंगे, यहाँ पर देखिए सब देखिए अपडेट होकर मिला है। प्रिया के नीचे जस्ट देखेंगे तो यहाँ पर अपडेट होकर देखने को मिल रहा होगा। देखिएगा डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है, क्योंकि आपने एक टेबल को सिलेक्ट करे या फिर पूरे नेम वाले रेंज को आपको सेलेक्ट करिए और उसमें मैं जब भी अपडेट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक वो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो यहाँ पर मैंने स्टेट चुनने के बाद उसी के सिटीज दिखाना है। तो मैं यहाँ पर दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ इसकी जगह पर। तो मैं कैसे एग्जांपल दे रहा हूँ वो समझिए। जैसे मैं ना यहाँ पर मैं क्या करूँ कि कोई भी डिपार्टमेंट में डालूं, ठीक ना। जैसे HR में लिखूं तो इसके अंदर जो भी HR में काम करने वाले होंगे उसका नाम दिखाई देना। IT अगर मैं डालूं तो IT में कौन कौन काम कर रहा है वो दिखाई देना चाहिए। सेल्स में मैं काम करूं तो सेल्स अगर मैं सेलेक्ट करूं तो सेल्स वाले दिखने चाहिए, ठीक है ना। ऐसे अकाउंटेंट वाले में तो करना क्या है, यहाँ पर एक मैं लिस्ट डिपार्टमेंट का बना रहा हूँ। तो कैसे बनाना है, यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के अंदर जाइए। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट में आना और क्लिक करना और इसको जो ये डिपार्टमेंट वाइज है इसको ऐसे सेलेक्ट करना है, बस ओके करना है। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए IT सेल हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अकाउंटेंट हो रहा है, यहाँ पर IT HR, यहाँ पर देखिए मैंने डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया। अब मैंने जब डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर जो नेम है यहाँ पर
शो करना चाहिए उस एचआर में व्यक्ति जो काम करने वाले हों। यानी एक तरीके का ये मेन कैटेगरी हो गया, तो ये सब कैटेगरी हो गया, यहाँ पर सब कैटेगरी हमारा शो करना चाहिए। तो कैसे आप काम करेंगे, सबसे पहले आप इस सेलेक्ट कर लीजिएगा इस पूरे चीज को, जो भी आपने टेबल रेंज बनाया है इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कीबोर्ड्स के अंदर कंट्रोल टी दबाइएगा। कंट्रोल टी दबाने के बाद देखिए यहाँ पर क्रिएट टेबल का ऑप्शन मिल रहा होगा। क्रिएट टेबल के अंदर जाएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर माई टेबल हैज हेडर पर क्लिक कर देना है और ओके जैसे ही करेंगे यहाँ पर देखिए एक टेबल बन गया। आपको आना है यहाँ पर फार्मूले के अंदर। फार्मूले के अंदर आने के बाद यहाँ पर देखिए क्रिएट सिलेक्शन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको ऐसे पूरा एक तरीके से ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको आना है यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन जैसे ही करेंगे तो देखिए दो ऑप्शन के ऊपर टिक है, एक टॉप रो के ऊपर एक टिक है और यहाँ पर लेफ्ट कॉलम के ऊपर। तो हमें लेफ्ट कॉलम की जरूरत नहीं है, अभी हम इसके ऊपर से टिक हटा देंगे। टॉप रो की जरूरत है, टॉप रो के ऊपर टिक रहने देना है और ओके करेंगे। ओके कर देने के बाद आपको आना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से आइएगा डाटा के अंदर। डाटा के अंदर आने के बाद यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आइए लिस्ट, और लिस्ट के अंदर आने के बाद क्लिक करिए और यहाँ पर सोर्स में जैसे ही क्लिक किए रहेंगे वैसे ही एक फार्मूले का यूज करना है इक्वल के साथ इनडायरेक्ट फार्मूला INDIRECT इनडायरेक्ट जैसे फार्मूला, और यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा और क्या करेंगे, ये जो डिपार्टमेंट दिख रहा है जहां पर आपने डाटा वैलिडेशन पहले से प्रयोग किया हुआ है उसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। और ब्रैकेट क्लोज कर देने के बाद आप जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक लिस्ट बन गया। यहाँ पर देखिए एचआर के अंदर अमन, मोहन, सोहन, रोहन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर मिलान करिए, ठीक है ना, मैच करिए। यहाँ पर देखिए दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम चेंज किया IT, जैसे डिपार्टमेंट का देखिए IT मैंने चेंज किया, सॉरी सेल्स मैंने यहाँ पर लिया। देखिए सेल्स के अंदर जाइए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेल्स वाले आ जाएंगे, श्रेया आ जाएंगे, प्रिया आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जैसे ही मैंने सेल्स को चूज किया, यहाँ पर क्या होगा, श्रेया दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए सबका नाम दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए अकाउंटेंट, जैसे मैंने अकाउंटेंट किया यहाँ पर जब जाऊंगा तो देखिए राहुल, उपेंद्र, यहाँ पर रजनी, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा तो यहाँ पर मैंने क्या, तो यहाँ पर मैं अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पर देखिए ये आपका अकाउंटेंट का दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपका अकाउंटेंट का दिख रहा है, राहुल, उपेंद्र, रजनी, अखिलेश। यहाँ पर आप जाइए, किसी एक डिपार्टमेंट को आप सेलेक्ट करिए। देखिए यहाँ पर HR को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर गया और यहाँ पर मोहन, सोहन, रोहन, जो भी आप यहाँ पर देखना चाहते हैं देखिए यहाँ पर नाम इनके यहाँ से मैच कर लीजिए। देखिए सब दिखा रहा है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आप जाइए, यहाँ देखिए डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीख गए। ऐसे हाँ, पार्ट 2 में आप बने रहिएगा। पार्ट 2 में मैं आपको फार्मूला बेस्ड वैलिडेशन बताऊंगा। पार्ट 3 में आपको इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट और एडवांस ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी तक आप मेरे इस वीडियो से नहीं जुड़े हैं तो आप इस वीडियो से जुड़ जाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और आप देखिएगा ये फार्मूला बेस्ड वैलिडेशन इसको कैसे प्रयोग किया जाता है। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।